हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ जेएसएस सीजीएल के लिए मैराथन क्लास 2022 के लिए। पेपर 3 में यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा, उसके बाद झारखंड जीके इंक्लूड रहेगा, जनरल साइंस इंक्लूड रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूड रहेगा और करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा। और करंट अफेयर में झारखंड करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर सारा इंक्लूड रहेगा एक ही वीडियो में। मेरा टारगेट है कि एक क्लास में आपको ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन दिया जाए और हो सकता है इसकी संख्या 40 से 50 तक हो जाए। आज फर्स्ट डे है तो मैं आज ही सोचा कि इसको मैं शुरू कर देना चाहिए, तो आज नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अब अगले दिन से जो इसका क्लास आएगा उसमें 40 to 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आज शुरू करते हैं। लास्ट 30 डे अब बचा है आपके पास, दोनों भाषा में वीडियो रहेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लें। क्लास नंबर 1 लेट्स गियर अप पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। चैनल का नेम सर्च करके उस पर जुड़ जाएं। सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगा, छोड़ छाड़ के मत जाइएगा, थोड़ा सा पैसेंस रख के देखिएगा। तो कहने को तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेगा, बट हो सकता है एक क्लास में आप यहाँ से 150 से ज़्यादा क्वेश्चन सीख कर जाएं। ओके, तो लेट्स गियर अप कॉम्प्रिहेंसिव क्लास फॉर जेएसएससी सीजीएल 2022। पेपर 1 का कोर्स है, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए जस्ट फॉर 399 इंक्वायरी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, विच स्टेट ऑफ अमेरिका इज आल्सो नोन एज द ब्लू ग्रास स्टेट। बोला जा रहा है कि अमेरिका का कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसको आप लोग ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात किया जा रहा है, आपको आइडिया होगा। तो उसको किस स्टेट को ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से आप जानते हैं, बताइए। कैलिफोर्निया, एक लिखा है मोन्टाना है, उसके बाद लिखा हुआ है केंटुकी और थर्ड है टेक्सास, फोर्थ है टेक्सास। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? देखिए, जो केंटुकी आपको देखने को मिल रहा है स्टेट्स, जो केंटुकी स्टेट्स है अमेरिका को, उसको ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना केंटुकी नाम का एक ब्लू टाइप का ग्रास पाया जाता है, इसीलिए उसको ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यह इजी क्वेश्चन था, इसको बारे में आइडिया रखिए। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, और जितना भी क्लास आपको रहेगा इसी तरह से मिलेगा। और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर रख लीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके। ओके, तो देख लीजिएगा, जो केंटुकी है इज नोन एज ब्लू ग्रास स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केंटुकी ब्लू ग्रास इन द स्टेट। स्टेट में केंटुकी ब्लू ग्रास पाया जाता है, जिसके चलते जो है इसको ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है अमेरिका में। चलिए थोड़ा सा अमेरिका के बारे में जान लीजिएगा। इंडिपेंडेंस डे अमेरिका मनाता है 4 जुलाई को। 1776 में इसको आज़ादी मिला था। ओके, किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन बहुत लोगों को कॉलोनी बना चुका है। और जो आप स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं जो अमेरिका के पास है, वह उसको कौन दिया है? तो वह उसको फ्रांस दिया है, फ्रांस। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यूएसए में 50 देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अभी करंट के बारे में बात किया जा रहा है, आपका जो बिडेन है, जो कि 46वें प्रेसिडेंट है। और एक येलो स्टोन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा यूएसए में। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, आपको आइडिया होगा जॉर्ज वाशिंगटन। और जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, तो इनको तो आप भूल नहीं सकते हैं। ओके, चलिए, तो इतना सारा हो गया। तो एक चीज स्लाइड में देख सकते हैं, आप लोगों को इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो कहने के लिए ये क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ से 5-6 चीज सीख कर जाइएगा। हर एक स्लाइड में इसी तरह से मैं बताऊंगा। ओके, आई होप कि यह पॉइंट क्लियर होगा। केंटुकी को याद रखिएगा, ब्लू ग्रास स्टेट जब बोला जाता है आपको अमेरिका में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ पे कुछ कुछ आपको बॉडी देखने को मिल रहा है, तो इसमें जैसे कौन करेक्टली मैच नहीं है आपको बताना है। नीति आयोग बोला जा रहा है कि 2015 में बना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1950 में बना था। और इंटर स्टेट काउंसिल जो आया था 1990 में आया था। और एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 1953 में बना था। कौन इसमें सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वह 1953 में नहीं, 1952 में इसका फॉर्म हुआ था। ओके, तो इसको याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था भारत में। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और एनडीसी इज फॉर्म्ड ऑन अगस्त 6, 1952। चेयरमैन ऑफ एनडीसी पीएम ऑफ इंडिया होते हैं। तो इसको बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जो इसके एनडीसी होते हैं, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके जो हमेशा जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। इलोंग विथ एनडीसी प्राइम मिनिस्टर और जो है कौन कौन सा ऑफिस होल्ड करते हैं। जो आप नीति आयोग देखते हैं, एनआईटीआई, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 को बनाया गया है। ओके, ये क्या है? इसके चेयरमैन हमेशा से क्या रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। प्लस में आप लोग जो देखते होंगे, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है,
ओके, उसके भी चेयरमैन हमेशा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही रहते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ आप लोग याद रखते हैं। अगर स्टेट में अगर आइएगा तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वह जो होते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। स्टेट में सीएम होते हैं और सेंट्रल लेवल पर आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देख लिया आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखिए पार्ट 15 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और बाकी नेशनल वोटर्स डे आप लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है से अस्तित्व में आया था। ओके, इसके बारे में देखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है से पहले 1 मेंबर बॉडी होता था, लेकिन 1989 में जो है इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था। ओके, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। देख लिया आपने। ओके, बाकी इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह 1990 में फॉर हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको 1950 में आया था। ओके, 25 जनवरी को आप लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, इसको आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, यह करंट अफेयर क्वेश्चन है और कल जो है आपको मैं दिया भी था टेलीग्राम पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? बोला जा रहा है कि हेनली एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, अभी बताऊंगा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उसके अनुसार जो है से भारत के जो रैंक क्या है, भारतीय पासपोर्ट है उसका रैंक क्या है? 30वां रैंक है, 57वां रैंक है, 87वां रैंक है या फिर 91वां रैंक है, क्या है? तो देखिएगा जो इंडियन पासपोर्ट वगैरह देखने को मिलता है उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है से हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जो है से 87वां स्थान है, 87वें नंबर पर हम लोग आते हैं। तो 87वां स्थान आपका आ जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। कुछ यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्या आ गया नाम? IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 2006 से अपना जो रिपोर्ट है से पब्लिश कर रही है, यानी कि इंडेक्स वगैरह पब्लिश कर रही है। हेडक्वार्टर इसका लंदन देखने को मिलेगा। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन। ओके, तो ब्रिटेन है उसका कैपिटल। जापान हैज टॉप दिस इंडेक्स फॉलोड बाय सिंगापुर। बोला जा रहा है जापान जो है से इस लिस्ट को टॉप किया है। ओके, और सिंगापुर जो है से आपका सेकंड स्थान पे है। अफगानिस्तान आप लोग देखते होंगे इसका सबसे वर्स्ट कंडीशन है, यानी कि जो जितना भी पासपोर्ट है उसमें सबसे खराब जो है से पासपोर्ट जो है से किसका है? अफगान का है। बहुत कम देशों में जो है से उसे ट्रेवल किया जा सकता है। देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोग देखते हैं लंदन में हो गया, तो लंदन से एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, जो कॉमनवेल्थ गेम देखते हैं, क्या होता है? कॉमनवेल्थ गेम देखते हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो दोनों का हेडक्वार्टर लंदन में ही है। तो इसको आप लोग आइडिया रख सकते हैं। लंदन से याद आया तो इसको मैं साथ में बताते चलूँगा। ओके, तो यहाँ से 3 4 5 चीज़ आप सीख जाइएगा। ये सब हेडक्वार्टर वगैरह डायरेक्ट आपसे पूछते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है और कॉमनवेल्थ गेम्स का भी हेडक्वार्टर जो है से लंदन में है। कॉमनवेल्थ गेम्स होता है ना, आपको आइडिया होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स उसी कंट्री का होता है के साथ होता है जो ऐसे ब्रिटेन का कॉलोनी रहा था कभी ना कभी। ओके, तो इस सब चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 87। टॉप कौन किया है? टॉप किया है जापान और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, सबसे सेकंड पे सिंगापुर है, लास्ट है अफगानिस्तान और इंडिया का स्थान 87 है। ओके, इसके बारे में याद देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ओके, 2022 में भारत के रैंक 87। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर डिड आयरन स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट इन झारखंड? बोला जा रहा है कि किस वर्ष जो है से लौह इस्पात उत्पादन शुरू हुआ था झारखंड में? बताइए, 1913, 1987, 1967 या फिर 1949? तो देखिए आपको लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था, लेकिन जो स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट था 1913 में हुआ था। ओके, तो टिस्को कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1907 में, लेकिन इसका जो आयरन जो प्रोडक्शन हुआ था आयरन स्टील वगैरह वो 1913 से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आइए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, टिस्को वाज स्टेब्लिश्ड इन 1907 बाय दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना किया गया था। जमशेदपुर कहाँ पे है? तो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। टिस्को कहाँ पे है? टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है, टाटा शॉर्ट में आप लोग बोल देते हैं टाटा कंपनी, तो कहाँ पे है? तो इज एट द बैंक ऑफ रिवर सोनरेखा खरकई। तो जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, सोनरेखा और खरकई रिवर आपस में मिलती है, तो वहीं पे आपको टिस्को देखने को मिलेगा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर सिटी जो है से आपको सोनरेखा खरकई के रिवर पे है। जमशेदपुर में किनन स्टेडियम भी है ना, याद रखिएगा। तो एक जो खरकई देखने को मिलता है वह सोनरेखा की सहायक नदी है। सोनरेखा रिवर क्या है? सोनरेखा रिवर जो है से एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि कभी भी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। 474 किलोमीटर ना, 474 किलोमीटर इसका लेन देखने को मिलेगा।
रांची के नगरी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इस पे आपको हुंड्रू फॉल भी देखने को मिलता है रांची में। चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब तो कुछ ऑप्शन, एक 1967 था तो उसे क्वेश्चन था ना, जो फर्स्ट यूरेनियम माइन है इंडिया में, जो भारत का पहला यूरेनियम माइन है वो जादूगोड़ा है। क्या है? जादूगोड़ा। ओके, तो जादूगोड़ा है 1951 में उसको जो है से डिस्कवर किया गया था जादूगोड़ा को। लेकिन जो जादूगोड़ा में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1967 हुआ था। एक एक बात को ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे ही फालतू कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, हर एक से आप पॉइंट से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे फालतू डिस्कस नहीं करूँगा मैराथन क्लास में। ओके, चलिए। और स्टील वगैरह जो है मिक्सचर होता है आयरन और कार्बन का ना, तो स्टील, स्टेनलेस स्टील दूसरा चीज़ का मिक्सचर होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टील के बारे में बात करें, उसमें क्रोमियम वगैरह भी रहता है स्टेनलेस स्टील में, तो स्टील इसका मिक्सचर होता है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो टाटा कंपनी आप देख रहे हैं करंट अफेयर में काम आएगा, जो IPL 2022 आपने देखा तो उसमें टाटा कंपनी जो है स्पॉन्सरशिप ली थी, आपको आइडिया होगा। और 2022 में जो IPL के विजेता है कौन है? गुजरात टाइटंस, याद रखिएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अगर भारत में कोई कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है काम करने के लिए, तो वह है टाटा कंपनी, ठीक है, टाटा कंपनी, इसको बारे में आइडिया रखिएगा। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपनी है। आंसर हो गया 1913। तो देख लीजिए एक स्लाइड में भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो आपको मजा आ गया होगा। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब आज आपको देखने को मिलेगा लगभग ना 10 वाटरफॉल मैं ले लिया हूँ, झारखंड का लगभग देखने को मिलेगा 10 वाटरफॉल मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। तो एक एक क्लास में भर भर के इन्फॉर्मेशन है, इंजॉय कीजिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताइए कि इनमें से कौन जो है सही से सुमेलित, मतलब सुमेलित नहीं है, यानी करेक्टली मैच नहीं है। उसरी फॉल बोला जा रहा है गिरिडीह में है। कहाँ पे है? उसरी फॉल गिरिडीह में। एक बोला जा रहा है बुढ़ा घाघ, बुढ़ा घाघ जिसको आप लोग लोथ के नाम से भी जानते हैं, लातेहार में है। गौतम धारा जिसको जोना फॉल के नाम से आप लोग जानते हैं, बोला जाता है कि इस जो फॉल है उसमें जो है से गौतम बुद्ध स्नान किए थे, यह रांची में देखने को मिलेगा। पंचघाघ फॉल बोला जा रहा है कि रामगढ़ में है। दसम फॉल बोला जा रहा है कि यह रांची में है। और हुंड्रू फॉल बोला जा रहा है कि रांची में है। तभी तो हुंड्रू फॉल तो बता ही दिया था कि वे रांची में है। ओके, तो देख लीजिए, तो इसमें कौन सा गड़बड़ है? तो जो गड़बड़ वाला पार्ट है ना, वह पार्ट नंबर डी है। क्यों? क्योंकि पंचघाघ जो फॉल है वह रामगढ़ नहीं, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। खूंटी एंड रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो कि 12 सितंबर 2007 को बनाया गया था। खूंटी बनाया गया था आपका रांची से, और रामगढ़ बनाया गया था हजारीबाग से। हजारीबाग वही जगह है जहाँ से सोहराई कोबर पेंटिंग निकल गया है, जो कि ओनली GI टैग है झारखंड में, ठीक है। 2020 में इसको 2020-21 में इसको दर्जा दिया गया था, सोहराई कोबर पेंटिंग को GI टैग मिला था। ओके, तो पंचघाघ वाटरफॉल देखने को मिलेगा, वह रामगढ़ नहीं खूंटी में है। तो यही पॉइंट आपका गड़बड़ हो गया। आइए देख लीजिए, यहाँ से इसको मैच कर लीजिए और डिटेल यहाँ बताता हूँ। उसरी फॉल जो आप देख रहे थे वह गिरिडीह में है। ओके, और गिरिडीह में झारखंड धाम भी है। क्या है? गिरिडीह में झारखंड धाम भी है, बाबा धाम नहीं, झारखंड धाम बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और गिरिडीह में पारसनाथ टेम्पल भी है, जिसमें पारसनाथ पहाड़ी भी है, पारसनाथ टेम्पल भी है। ओके, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई याद रखिएगा 4431 फीट है। अगर बोले कि समुद्र तल से ऊंचाई तो 4431 लगाइएगा, नहीं तो इसे 1365 मीटर तो आपको याद होगा। ओके, तो सब चीज़ देख लीजिएगा, क्वेश्चन पास्ट में आया हुआ है ना। चलिए, पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पे है पारस, ठीक है, पारसनाथ हो गया गिरिडीह। उसके बाद देख लीजिएगा उसरी फॉल यही है, गिरिडीह में उसरी रिवर ही है ना, उसी पे बुढ़ा घाघ देखने को मिलता है। इसको लोध फॉल के नाम से भी जानते हैं, या लातेहार डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। लातेहार वही जगह है जहाँ पर नेतरहाट देखने को मिलता है, जिसको आप लोग क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और यह बुरहा रिवर है। क्या है? यह है से बुरहा रिवर है। तो बुढ़ा घाघ जो है से बुरहा रिवर पे है। देखिएगा, यह है आपका बुढ़ा घाघ, लोथ फॉल के नाम से भी जानते हैं। झारखंड का यह हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्या है? झारखंड का यह हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसका हाइट देखने को मिलता है 143 मीटर। क्या है? 143 मीटर इसका हाइट देखने को मिलेगा। और पूरा इंडिया में देखिएगा तो इसका 21वां स्थान है। तो पूछेगा कि भारत में जो बुढ़ा घाघ वाटरफॉल है वह कौन सा, किस नंबर पे है ऊंचाई के मामले में? तो 21वां स्थान पे आता है इंडिया में। ओके, तो इसको याद रखें। गौतम धारा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, जिसको जोना फॉल के नाम से आप लोग जानते हैं। ये आपको रांची में देखने को मिलेगा। यह रारू रिवर पे है ना, तो गौतम धारा किस पे है? तो रारू रिवर पे। पंचघाघ देखने को मिलेगा, आपको बताया था अभी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, रामगढ़ आपका ऑप्शन नहीं था, आपका खूंटी में है। यह बनई रिवर पे है। दूसरा दसम फॉल, ये भी रांची में देखने को मिलेगा। यह है से कांची रिवर पे है। किस पे? कांची रिवर पे। और हुंड्रू फॉल है रांची, जहाँ पे विजिट भी कर चुका हूँ, यह स्वर्णरेखा रिवर पे है। ओके, तो हुंड्रू फॉल वगैरह देख सकते हैं। तो सारा चीज़ हो गया। आई होप कि यह क्लियर होगा। तो सब चीज़ को देख लीजिएगा। आपका गड़बड़ वाला ऑप्शन कौन था? तो गड़बड़ ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे रामगढ़ नहीं, खूंटी होना चाहिए। क्लियर? चलिए, और खूंटी आप लोग डिस्ट्रिक्ट देखिएगा। जो ला है, लाख का नाम सुने हैं? लाख, तो लाख का सबसे ज़्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वह खूंटी डिस्ट्रिक्ट ही है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो इस तरह से कॉम्प्रहेंसिव डिस्कस करूंगा।
और भी कुछ आप लोग बदलाव वगैरह चाहते हैं या कुछ अपना सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उथलुस एंड जोगीस, बोला जा रहा है कि उथलुस और जोगीस जो है किस जनजाति के वर्ग हैं। आप लोग जनजाति का वर्ग देखने को मिलता है, तो किस ट्राइब के वर्ग देखने को मिलते हैं बताइए। हो, बिरहोर, खरवार या फिर गोंड। देखिए आपको देखने को मिलेगा, यह जो है से आपको देखने को मिलेगा बिरहोर ना, तो बिरहोर जो जनजाति है उसके जो है आपको देखने को मिलेगा यह वर्ग है। बिरहोर के बारे में याद रखिएगा, उथलुस और जोगीस जो है से बिरहोर के वर्ग में आते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे जो बिरहोर है उसका मतलब क्या होता है, मैन ऑफ जंगल। ये क्वेश्चन ना जेपीएससी में आ चुका है कि बिरहोर जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो बिरहोर का मतलब होता है आपका मैन ऑफ जंगल। ठीक है, तो बहुत सारा याद रखिएगा। ठीक है, ये सब का मीनिंग वगैरह याद रख लीजिएगा। और कुछ मीनिंग याद आ रहा था, अभी तो माइंड पे एक बार नहीं चढ़ता है। बिरहोर मतलब होता है मैन ऑफ जंगल। एक धुमकुड़िया होता है, उसका मतलब होता है युवा गृह ना, याद रखिएगा। धुमकुड़िया मतलब होता है युवा गृह। कुछ जब आते जाएगा माइंड में तो बताते जाऊंगा, हर एक चीज़ एक बार में नहीं आता है। कुछ जनजाति देख लीजिएगा। असुर जनजाति जो है क्या है, असुर जनजाति जो है से झारखंड का ओल्डेस्ट ट्राइब है। क्या है, झारखंड का ओल्डेस्ट ट्राइब देखने को मिलेगा। अब ये जो असुर जनजाति है इसको याद रखिएगा, यह आयरन मेल्टिंग के लिए फेमस है। किसके लिए, असुर जनजाति जो है आपको आयरन मेल्टिंग के लिए फेमस है। ओके, चलिए। और झारखंड में 32 जनजाति लिस्टेड है ना, याद रखिएगा 32 जनजाति लिस्टेड है, जिसमें 8 जो है आपको पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स है, यानी कि आदिम जनजाति है। तो जिस तरह से 8 गो आदिम जनजाति है झारखंड में और 32 मेन जनजाति है, उसी तरह से याद रख सकते हैं झारखंड में 8 रिवर मेन है और 32 जो है छोटी छोटी नदियां हैं। तो मुख्य नदी आपका झारखंड में 8 ही है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में, याद रखें। खरवार ट्राइब जो है मार्शल आर्ट के लिए फेमस है ना, इसको याद रखिएगा। जो खरवार जनजाति आपको देखने को मिला यह है मार्शल आर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए। बिरहोर का शब्द याद रखिएगा, मैन ऑफ जंगल होता है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बिरहोर। ओके, बाकी सारी चीज याद रख लीजिएगा। गोंड वगैरह ज़्यादा मध्य प्रदेश और हम देखने को मिलता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति देखने को मिलेगा संथाल। ठीक है, जो कि पूरा जनजाति में देखिएगा 34% संथाल है। ठीक है, दूसरा पे उरांव, थर्ड पे मुंडा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ झारखंड रत्न। झारखंड रत्न का नाम सुने होंगे, हाईएस्ट ऑनरेरी अवार्ड है आपका झारखंड में, याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो रेसिपिएंट थे कौन थे, जोबा मांझी, तपन पटनायक, MS धोनी या फिर अनुज लुगुन, कौन थे। देखिए आप लोग को देखने को मिलेंगे जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे झारखंड रत्न प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे झारखंड में, वह MS धोनी जी थे। क्या थे, MS धोनी जी। आपको आइडिया होगा कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। क्या हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में। ओके, तो उसको कौन जीते थे, तो उसको जीते थे आपको पता होगा इंडियन टीम जीती थी जी। और कैप्टन कौन थे, कैप्टन थे आपके MSD कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी जी। ओके, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। MS धोनी जी जो हैं, तो इनको जो है सबसे पहले जो है झारखंड रत्न मिला था और इनको मिला था 2007 में ही। और याद रखिएगा 2007 में ही जो है झारखंड रत्न जो पुरस्कार है या सम्मान बोल सकते हैं, झारखंड में शुरू किया गया था। ओके, जोबा मांझी आपको देखने को मिलता है झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर है। ओके, ठीक है, या महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है इनके पास। ओके, इनको बारे में याद रखिएगा। जोबा मांझी हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में पढ़िएगा। तपन पटनायक आपके 6 गुरु हैं। क्या है, 6 गुरु ना, 6 गुरु हैं। ठीक है, 6 गुरु हैं यह तपन पटनायक। और MS धोनी आंसर हो ही गया। अनुज लुगुन एक राइटर है झारखंड में और यह बुक लिखे हैं बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए यह फेमस है अनुज लुगुन। आंसर हो गया MS धोनी जी। ओके, इनके बारे में आइडिया रखिएगा। 1981 में इनका बर्थडे है। ओके, 7 जुलाई को, अभी आपने इनका बर्थडे मनाया था 7 जुलाई को। ओके, चलिए। और ये देखिएगा तो एकमात्र ऐसे वर्ल्ड में कैप्टन है जो कि तीनों ICC का जो मेजर ट्रॉफी होता है जीते हैं। 2007 में बता दिया, एक 2011 में वर्ल्ड कप आपको याद होगा 6 मार्क जिताए थे, और 2013 में जो ICC का चैंपियन ट्रॉफी होता है वो भी यह ग्रैब किए थे, लिए थे। ओके, तो इस तरह से विश्व के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं। ओके, तो यही तरह लिखा हुआ है झारखंड रत्न इज द, सॉरी फॉर दैट, झारखंड रत्न इज द हाईएस्ट ऑनरेरी अवार्ड इन झारखंड। द फर्स्ट रिसिपिएंट वाज MS धोनी इन 2007, याद रखिएगा। और झारखंड रत्न 2021 में पुष्पा देवी जी को मिला है ना, तो याद रखिएगा पुष्पा देवी जी को झारखंड रत्न मिला है। ओके, चलिए आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर C, MS धोनी जी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड। बोला जा रहा है कि जो बोकारो का स्टील प्लांट आप देखते हैं उसको किस वर्ष जो है एस्टेब्लिश किया गया था, 1975, 1955, 1964 या फिर 1989, किस वर्ष जैसे बोकारो स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया था।
जो बोकारो स्टील प्लांट देखने को मिलता है यह आपको स्टेब्लिश किया गया था 1964 में। ओके, 1964 में जो है आपको देखने को मिलेगा बोकारो स्टील प्लांट को स्टेब्लिश किया गया था। बोकारो एक डिस्ट्रिक्ट में आपको आइडिया होगा। ओके, बोकारो इस्पात संयंत्र। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ ना स्टील प्लांट देख लीजिए और किसके हेल्प से जो है बनाया गया है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। जो बोकारो स्टील प्लांट है वह रसिया के हेल्प से बनाया गया है और बोकारो के साथ भिलाई भी। तो याद रखिएगा बोकारो और भिलाई दोनों, बोकारो और जो भिलाई है दोनों जो है आपका रसिया के हेल्प से बनाया गया। भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ओके, तो बोकारो और भिलाई दोनों जैसा रसिया, यानी कि अगर रसिया ना रहे तो यूएसएसआर होता है, तो यूएसआर के हेल्प से बनाया गया है। दुर्गापुर है तो दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है याद रखिएगा यह बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल से याद रखिएगा, बंगाल से बंगाल याद रख लीजिएगा। बंगाल से है तो बी से बंगाल और बी से ब्रिटेन, तो इसके हेल्प से बनाया गया है। और राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के हेल्प से बनाया गया है। राउरकेला आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में एक जगह है। कहाँ पे? उड़ीसा में एक जगह है। तो इतने सारे जो है स्टील प्लांट वगैरह कुछ हैं, तो किसके हेल्प से बनाया गया है एक स्टैटिक पोर्शन आप लोग याद रख सकते हैं। झारखंड का जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रसिया के हेल्प से बनाया गया है। चलिए, अब बोकारो स्टील प्लांट है तो कहीं ना कहीं से तो आपको लेगा ही आयरन ओर। क्या लेगा? आयरन ओर वगैरह देखिएगा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट वगैरह जो होता है। ओके, तो ये कहाँ से लेता है? तो क्वेंझर माइन, एक माइन है क्वेंझर खदान, तो वहाँ से जो है बोकारो स्टील प्लांट का जो है सप्लाई किया जाता है आयरन ओर को। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो ऐड देखिए झारखंड में है। आंसर इज आपका देखने को मिलेगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्टेंट फॉल्स इज इंक्लूडेड इन द राजमहल माउंटेन। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा फॉल देखने को मिलेगा राजमहल माउंटेन से जो है पहाड़ी से में शामिल है, या बोल सकते हैं उससे निकलती है। तो राजमहल जो है कहाँ से राजमहल की पहाड़ी से कौन सी जो है झरना या फिर वाटरफॉल निकलती है? हिरनी, राजरप्पा, उसके बाद मोतीझरा या फिर गोवा। गोवा भी देखने को मिलेगा। गोवा एक वाटरफॉल है झारखंड में। ओके, अभी बताऊंगा। तो गोवा वाटरफॉल, तो क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मोतीझर। ठीक है, तो जो मोतीझरा जो वाटरफॉल देखने को मिलेगा यह देखने को मिलता है आपको राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। यह कहाँ मिलेगा? तो ये आपको साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ओके, इसके बारे में आइडिया रख लीजिएगा। तो इसका आंसर सी हो गया। तो देख लीजिएगा, बाकी सारे यहाँ पे देख लीजिएगा जो कुछ वाटरफॉल है। हिरनी वाटरफॉल, ओके, तो वहाँ पे तो आपको बता दिया था 6 वहाँ पे हो गया था, और कुछ यहाँ सुन लीजिए। तो हिरनी वाटरफॉल आपको वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ये रामगढ़ रिवर पे है, रामगढ़ नहीं है, रामगढ़ रिवर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रजरप्पा, आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे है? तो रजरप्पा आपको रामगढ़ में देखने को मिलेगा। रजरप्पा वाटरफॉल भी है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो भी रजरप्पा में है, याद रख लीजिएगा। दामोदर और भीरा रिवर है ना, दामोदर या लोकली इसको भेड़ा रिवर ही बोलते हैं। तो दामोदर और भीरा रिवर पर आपको देखने को मिलेगा रजरप्पा वाटरफॉल। ओके, रामगढ़ में। उसके बाद मोतीझर जो रिवर आप लोग देखने को मिलते हैं, जो कि आंसर था आपका अजय रिवर में पर है। क्या है? अजय रिवर पे है, यह साहिबगंज में पड़ता है। और यह मोतीझर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मोतीझर वाटरफॉल वगैरह जो साहिबगंज में, इसको याद रखिएगा। जेपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जेपीएससी पीटी में यह क्वेश्चन आया था, इसको याद रखें। सब चीज़ है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन कहीं ना कहीं। और गोवा जो वाटरफॉल देखने को मिलेगा यह चतरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जो राजमहल माउंटेन है, अभी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जो राजमहल माउंटेन है, क्या है? राजमहल माउंटेन्स आर नोन एज द इनहेबिटेंट ऑफ सौर्य पहाड़िया ट्राइब्स। तो पूछा जाता है कि सौर्य पहाड़िया जो जनजाति है उसका जो है निवास स्थल कौन सा माना जाता है? ओके, कौन सा जो पहाड़ी है वह निवास स्थल है किसका? सौर्य पहाड़ी जनजाति का। तो आंसर आप लोग जो है राजमहल माउंटेन्स लगा लीजिएगा। ठीक है, तो राजमहल माउंटेन आपका सही आंसर हो जाएगा। यह जुरासिक एज का ना, क्या है? जो राजमहल माउंटेन देखते हैं यह जुरासिक एज का माउंटेन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारा चीज़ को ध्यान से देखें, जुरासिक एज से यह रिलेटेड है। और साहिबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर गंगा रिवर गुजरती है। गंगा रिवर जो है इंडिया के 5 रिवर से गुजरती है। सबसे ज़्यादा लेंथ इसका उत्तर प्रदेश में है, 2510 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, चलिए, किसका? गंगा रिवर का। आई होप के समझ में आ चुका होगा। सारा चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। मोतीझर आंसर हो गया, साहिबगंज में पड़ेगा। ओके, अजय रिवर पे। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राम भागीरथी योजना इज रिलेटेड टू। बोला जा रहा है कि ग्राम भागीरथी योजना है वह किससे रिलेटेड है? पॉवर्टी इलिमिनेशन, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन या फिर वीमेन एम्पावरमेंट। गरीबी उन्मूलन, सिंचाई विस्तार,
सड़क निर्माण या फिर महिला सशक्तिकरण। तो ग्राम भागीरथी योजना के बारे में आपको बताना है, जिसका थोड़ा सा नाम पढ़ लिया कीजिए और इसे थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा कि योजना किससे हो सकता है। जैसे उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला मतलब महिलाओं के भविष्य को उज्ज्वल करने का काम करता है, तो वह महिला सशक्तिकरण का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एलपीजी के लिए हुआ क्या है, एलपीजी के सिलेंडर से था, आपको आइडिया होगा उज्ज्वला योजना, जिसे महिला लोग बोला जाता था कि उन लोग जो चूल्हे पर खाना बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा उनका पैसिव स्मोकिंग वगैरह हो जाता है। ओके, तो उस तरह से आप लोग याद सकते हैं। भागीरथी एक नदी है, तो किसके लिए जिसका यूज होगा भागीरथी योजना, तो देखिए इसका यूज हो सकता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन। पानी अगर नदी में होता है तो उसे सिंचाई करेंगे अपना, तो थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम भागीरथी योजना, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। चलिए, भागीरथी नदी पे आपको पता होगा ना, टिहरी डैम है, टिहरी डैम है भागीरथी पे ना, याद रखिएगा। उत्तराखंड में टिहरी है, टिहरी डैम है भागीरथी रिवर पे, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। और जो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी जो अलकनंदा जो है से रिवर है, वह कहाँ मिलते हैं, तो वह देवप्रयाग में मिलते हैं। कुछ कुछ आप लोग ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन है सब एवरग्रीन क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए, और पॉवर्टी से याद रखिएगा, एक तेंदुलकर कमेटी देखते हैं आप लोग, वो गरीबी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ग्राम भागीरथी योजना जो है से आपको देखने को मिलता है सिंचाई के विस्तार से रिलेटेड है। ओके, चलिए देख लीजिएगा, इट इज़ फॉर एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के विस्तार के लिए है। तिलका मांझी पंप योजना, कुछ कुछ आप लोग याद रख सकते हैं। एक तिलका मांझी पंप योजना है, शुरू किया गया था 2016 में। क्या किया गया था, 2016 में शुरू किया गया था। और एक आर्या योजना भी है। तिलका मांझी विद्रोह आपको कब हुआ था, 1784 में, यह देखिएगा। झारखंड के पहले शहीद कहे जाते हैं ना यह, ठीक है, झारखंड में के पहले क्रांतिकारी और पहले शहीद भी इनको बोल सकते हैं, तिलका मांझी को। आर्या योजना किससे है, तो आर्या योजना जो है इसका फुल फॉर्म अगर पता होगा तो पता चल जाएगा, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इससे आप लोग पता चल जाएगा कि रूरल यूथ को जो है हम लोग, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं खेती में इसको इनको लगने के लिए। तो आर्या योजना है से यह किसके लिए है, एक सर बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। 2016 में लॉन्च किया गया, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ याद रख सकते हैं झारखंड में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल फॉर्मेट कैन नोट बी ओपन बाय नोटपैड। नोटपैड का नाम सुने होंगे, तो नोटपैड के द्वारा इनमें से कौन सा जो है फाइल को नहीं खोला जा सकता है। कंप्यूटर क्वेश्चन आ चुका है, ABI, TST, लॉग या फिर डेट। तो देखिए जो नोटपैड में आप लोग नहीं सकते हैं वो ABI फाइल है। क्यों, क्योंकि एक ऑडियो वीडियो फाइल होता है, इसलिए इसको आप खोल नहीं सकते हैं। वीडियो होता है यह, ऑडियो वीडियो इंटरलिव इसका होता है फुल फॉर्म। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर करते हैं। ABI का फर्स्ट हो तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, ABI क्या होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलिव, इसका फुल फॉर्म A हो गया। नोटपैड देखते हैं आप लोग, नोटपैड वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यह जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो यह टेक्स्ट एडिटर है ना, टेक्स्ट एडिटर मतलब आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं, तो वह टेक्स्ट एडिटर है विंडोज का। जैसे आप लोग विंडोज अगर आप करवाइएगा, डलवाइएगा, तब नोटपैड आपको ऑटोमेटिकली उसमें मिल जाएगा, सिस्टम में ही रहता है। 1985 से यह काम कर रहा है नोटपैड, ओके, विंडोज़ में। लास्ट वीडियो में एक गड़बड़ क्या हुआ था कि वहाँ बता दिया था कि विंडोज़ का जो वर्जन 1 था विंडो, वो 1983 में लॉन्च हुआ था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 1985 में जो है विंडोज़ को लॉन्च किया गया था। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कोई भी देखिए थोड़ा सा कनेक्ट रहिए, एक दो पॉइंट आगे पीछे हो जाता है कभी मुझसे भी, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सही कर दिया जाएगा। ओके, वैसे वहाँ पे जो सबटाइटल था ना उसमें भी मैं डाल दिया था कि 1985 में जो है इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो इसे ही है, नोटपैड के बारे में थोड़ा सा आइडिया रख लीजिएगा। ABI फाइल को जो है आपको नोटपैड नहीं खोल सकता है। ABI होता है TST वगैरह सबको, लॉग को डेट को खोल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन 12, वेब एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज। वेब एड्रेस को आप किस और नाम से जानते हैं, वेब एड्रेस को क्या बोलते हैं, HTTP, DTP, URL या फिर FTP, क्या बोलते हैं। देखिए वेब एड्रेस को आप लोग URL के नाम से जानते हैं। क्या होता है URL, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, क्या होता है, जिस तरह से आपके घर का एड्रेस होता है उसी तरह से किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है URL। अगर मैं आपको URL दे दूं, क्या दे दूं, अगर URL दे दूं तो आप लोग उस पार्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाइएगा, और अगर आपके पास अगर URL नहीं रहे तो इधर उधर भटकते रहिएगा। ओके, तो किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको आप लोग URL के नाम से जानते हैं। ओके, HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP। DTP होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो DTP है उसका आप लोग ब्रोशर देखे हैं ना, ब्रोशर वगैरह या पोस्टर, जो पोस्टर वगैरह होता है, ये सब बनाने के लिए आप लोग जो है से DTP का यूज करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का। आंसर आपका URL हो गया। वेब एड्रेस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर हैं आपके, देखिए 1989 में इसकी फाउंड किया गया था, वह थे आपका टिम बर्नर्स-ली। क्या नाम था? टिम बर्नर्स-ली। तो इनके बारे में याद रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली थे वो पर्सन। 1989 में यह वर्ल्ड वाइड वेब को फाउंड किया गया था, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज एन यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। किसी एक वेबसाइट का ना यूनिक एड्रेस होता है, यानी कि अगर एक आपके पास URL है तो उसका कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ही खुलेगा, दूसरा वेबसाइट नहीं खुलेगा, उसके लिए दूसरा URL होता है। ओके, HTTP का फुल फॉर्म तो आपको देख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होता है, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, और FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होता है। क्लियर? आंसर हो जाएगा आपका URL। सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट भी आपसे पूछ देते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द पॉइंट एट विच द डेटा इन द कंप्यूटर आर इन और आउट इज नोन एज। बोला जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से होकर डेटा जो है से कहीं पे प्रवेश करता है या फिर निकलता है, उस पॉइंट को लोग क्या बोलते हैं? गेटवे, टर्मिनल, बस या फिर प्रोसेसर, क्या बोलते हैं? देखिए आप लोग जो है से जहां से डेटा वगैरह निकलता है या जहां जिस पॉइंट से डेटा जाता है अंदर में, उसको आप लोग टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ओके, तो यह देखिएगा यहाँ पे टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल से यहाँ से डेटा अंदर जा रहा है, फिर डेटा वगैरह यहाँ से आता है, तो इस पॉइंट को आप लोग टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिएगा, थ्रू टर्मिनल डेटा आर इन और आउट, डेटा जो है इन और आउट हो सकता है। बाकी गेटवे को याद रखिएगा आप लोग, दो अगर नेटवर्क वगैरह है, ठीक है, कि अगर दो नेटवर्क देख लीजिएगा तो दो नेटवर्कों को जो कनेक्ट करने का जो पॉइंट होता है ना, उसको आप लोग गेटवे के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लैन देखने को मिल रहा है, लोकल नेटवर्क, बहुत सारा PC वगैरह कनेक्ट है, यहाँ भी एक लैन देखने को मिल रहा है, तो दो लैन वगैरह को जो कनेक्ट करने का काम करेगा उसको आप लोग गेटवे के नाम से जानते हैं। तो दो नेटवर्क को जिस पॉइंट पे कनेक्ट किया जाता है उसको आप लोग गेटवे के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा, आपको आइडिया होना चाहिए। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। द मिनिमम जूम साइज इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब एक प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर। जो आप लेक्चर देख रहे हैं वह सब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बनाया गया है। तो एक प्रेजेंटिंग है, मैं कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो मिनिमम जूम साइज क्या हो सकता है? मिनिमम जो जूम साइज है वह कितना हो सकता है? 10, 20, 30 या 40। याद आ रहा है? याद कीजिए, जो मिनिमम जूम साइज होता है वह 10 होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसमें जो मिनिमम जो जूम साइज है उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? सॉरी, वो होता है 10। ओके, 10% से ज़्यादा कम नहीं हो सकता है जूम। ओके, यानी कि छोटा, सबसे कम छोटा इतना ही होता है। आइए कुछ देख लेते हैं, जैसे कि MS PPT क्या है? एक प्रेजेंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि मैं अभी आगे पीछे सब कर रहा हूँ, देख लीजिएगा ऐसा वगैरह, तो ये जो पेज दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट होता है उसका पेज को आप लोग क्या बोलते हैं? इस तरह का पेज आपको दिख रहा है ना, 1, 2 या 3 दिख रहा होगा पेज वगैरह, आगे पीछे करता हूँ तो इस सब पेज को ना स्लाइड के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? स्लाइड। तो बोलता हूँ ना कि लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो ये सारे जो है आपके स्लाइड है, जहाँ पे मैं कोई चीज़ अपना जो है वर्किंग एरिया मेरा है, जहाँ पे मैं काम किया हूँ, तो क्या है, जिसको पेज को स्लाइड बोला जाता है, जिसको याद रखिएगा पावर पॉइंट का पेज को स्लाइड बोला जाता है। ये सब स्लाइड है, तो ये भी एक स्लाइड ही है जिस जहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिए। आंसर इज 10, याद रखिएगा। क्वेश्चन 15 देखा जाए, मैच द फॉलोइंग, इसको अच्छे से मैच कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किनको कहा जाता है? देखिए मैं मैच भी करता हूँ, साथ में आंसर ही बताते चलूंगा। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है, आप लोग एडवर्ड रॉबर्ट्स को बोलते हैं। किनको? एडवर्ड रॉबर्ट्स को बोलते हैं। तो 1 का C चला गया। सेकंड देखिए, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, इंडियन सुपर कंप्यूटर नाम से ही पकड़ा जाएगा। विजय P भाटकर जो है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर E हो गया। अगर आप लोग 2-4 ऑप्शन को 2 ऑप्शन को लेकर श्योर रहते हैं तो ऑप्शन को इलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C दोनों तो रिमूव हो चुका है, 1 का C और 2 का E हो चुका है अब तक। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपसे पूछा था फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो कोई बताया नहीं था आप लोग में से। जॉन मैकर्थी, तो जॉन मैकर्थी यहाँ से फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो 3rd का E हो गया, 3rd का E हो गया। उसके बाद जो है
फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किनको कहा जाता है? जो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है वो बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को। तो 4 का चला गया बी। और 5 जो फादर ऑफ टाइप राइटर है, फादर ऑफ टाइप राइटर वो कौन होंगे? तो फादर ऑफ टाइप राइटर बच के लास्ट में कौन? क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। तो यही जो है से 5 का आपका डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 5 का डी, 4 का यहाँ पे बी और ए का अंतर था और यहाँ पे आगे पीछे किया हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए डी होगा। ओके, ठीक से देख लीजिएगा, सब मैच कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फादर ऑफ टाइप राइटर जो हैं से कहे जाते हैं क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। ये देखिए, ये जो है ना से टाइप राइटर समझ लीजिएगा, कीबोर्ड का आविष्कारक यही थे, कीबोर्ड का आविष्कार यही थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ टाइप राइटर वगैरह भी कहा जाता है। कीबोर्ड का आविष्कारक यही हैं। ओके, दूसरी बात यह है कि जो माउस देखते हैं वह डगलस एंजलबर्ट है से माउस का आविष्कार किए हैं। डगलस एंजलबर्ट, दोनों इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड और माउस दोनों। आंसर इसका डी हो गया। इसको अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए 5 यहाँ पे है, 1 2 देखिए और है। आप लोग मदर ऑफ कंप्यूटर किनको बोलते हैं? तो मदर ऑफ कंप्यूटर जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी उनको किनको बोला जाता है? उनका नाम था लेडी एडा लवलेस। क्या नाम था? लेडी एडा लवलेस। दूसरा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, आपको आइडिया होगा। यह एनालिटिकल इंजन को बनाए थे ना, जो उनको फर्स्ट कंप्यूटर बनाए थे उसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया था ना, याद रख लीजिएगा। बाकी आप लोग के लिए कंप्यूटर का बहुत सारा वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसको आप लोग विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर का एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, वो भी आपका धीरे धीरे अपडेट होगा, तो उससे आप लोग जोड़ सकते हैं। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Which article is related to the dispute of the election of president and vice president? ठीक है, तो अब इलेक्शन वगैरह चल रहा है प्रेसिडेंट वगैरह का। तो which article is related to the dispute of election of president and vice president? अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है तो उसके संबंध से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 71, आर्टिकल 76, आर्टिकल 148 या फिर आर्टिकल 61? कौन है? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड अगर विवाद वगैरह होता है तो वहाँ पे आर्टिकल 71 पिक्चर में आता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 71 जो है से आपका पिक्चर में आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, चलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी देख लेते हैं सारे आर्टिकल्स को यहाँ पे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 71 कहता है कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, प्रेसिडेंट देख लीजिएगा आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो है से आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड ऐसा आर्टिकल मेंशन है। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल मेंशन है। तो ये दोनों के बारे में जो है से जो अगर मान लेते हैं कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको आर्टिकल 71 के तहत देखा जाता है। आर्टिकल 76 आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, आर्टिकल 76 देखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजन यहाँ पे देखने को मिलता है। आर्टिकल 148 जो है ये जैसे कैग के बारे में है। क्या है? कैग के बारे में है, इसका मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ऐसे आर्टिकल 148 है, लेकिन आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है कैग ना, जिसको बोलते हैं द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। जितना भी लेखा जोखा वगैरह होता है वही रखता है। ठीक है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है। याद रखिएगा, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ना वो आप लोग प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के लिए नहीं, वहाँ पे रिमूव वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के लिए हो गया। आई होप कि सारा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आर्टिकल्स वगैरह। यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो विवाद होता है इलेक्शन से रिलेटेड ना, याद रखिएगा उनसे रिलेटेड नहीं, उनके इलेक्शन से रिलेटेड विवाद होता है वह जो होता है आर्टिकल 71 के तहत देखा जाता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बताया था आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, वह जो है किसका इलेक्शन कराता है आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, वह इलेक्शन करवाता है आपका लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन वगैरह होता है तो जो भी विधान जो हो जाता है उसका। ठीक है, विधानसभा वगैरह का इलेक्शन जो होता है वो भी जो है से ये करवाती है लोकसभा विधानसभा। ओके, उसका प्रेसिडेंट जो होता है और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह का, जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उन सबका जो है सबका चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। बाकी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, स्टेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है वह जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव कराती है ना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव कराती है। ठीक है, चलिए। और अभी झारखंड में अभी जो आपको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम है डीके तिवारी ना, डीके तिवारी, इनके बारे में आइडिया रखिएगा। सारा चीज देख लें। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 17 में। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया? बोला जा रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि मिल्क का सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश।
आप लोग थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या इसका सबसे ज़्यादा है। क्या है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कैटल वगैरह भी भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में कैटल ज़्यादा है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिल्क में जो है एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है। क्या होता है? जो एस्कॉर्बिक एसिड है, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, किसका नाम है? यह विटामिन सी का नाम है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, चलिए, तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, तो विटामिन सी जो होता है ऐसे मिल्क में नहीं होता है। इसके बाद थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। विटामिन सी छोड़ा कर बाकी सब विटामिन वगैरह पाया जाता है दूध में। ओके, चलिए आइडिया रखें। तो आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। बाकी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश आप लोगों को आइडिया होगा ही, सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या यहाँ पे है, लेकिन आपको एरिया वाइज में राजस्थान टॉप पे है। ओके, चलिए, राजस्थान में ना दूध उत्पादन में सेकंड स्थान पे आता है। दूध उत्पादन में सेकंड स्थान पे आता है। इसके बारे में आइडिया रखिएगा। शुगर केन वगैरह भी देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है ना, इस पर थोड़ा सा आइडिया वगैरह रख सकते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। राजस्थान जो है फर्स्ट पे तो आपका कौन हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, दूध का प्रोडक्शन। राजस्थान जो है सेकेंड मोस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। क्या है? राजस्थान में दूध का दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। दूध का सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होता है मिल्क का, वो इंडिया में होता है। यूएसए दूसरे स्थान पे आता है। चाइना को थोड़ा सा याद रखिएगा। चाइना जो होता है ना फल और सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और हम लोग जो है इंडिया जो है दूसरे स्थान पे आता है। क्या आता है? दूसरे स्थान पे आता है। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, चलिए, फिश, फ्रूट्स और वेजिटेबल सब है ना, सॉरी, तीन चीज़ था यहाँ पे, मैं दो ही चीज़ को मेंशन किया। फिश भी है, फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी है। तीनों में जो है चाइना नंबर फर्स्ट पे है और इंडिया है नंबर सेकंड पे है। तो प्रोडक्शन में याद रखिएगा, चाइना एक पहला ऐसा कंट्री है, आप लोग आइडिया होगा, ठीक है, जहाँ पे पेपर बना था ना, क्या बना था? पेपर, जहाँ से कोविड-19 भी निकल के आया है। चलिए, कहाँ से निकल के आया है? चाइना में जो वायरस था कहाँ से निकला था? ठीक है, वुहान शहर से निकल गया था ना। कोई लोग युआन भी बोल देते हैं, वो ना चाइना का करेंसी है, ठीक है, रेनमिनबी, तो उसको मत बोलिएगा। आंसर हो गया बी। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? अब इंग्लिश हो चुका है, मंदारिन नहीं रहा ना। चलिए, नहीं रहा मतलब अब उसको इंग्लिश पीछे छोड़ दिया। आंसर हो चुका है आपका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आपने देख लिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम इन FIH रैंकिंग 2022? FIH रैंकिंग होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसको बोलते हैं, FIH ही लिखा जाता है। तो इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन FIH रैंकिंग 2022 में है, वहाँ पे जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है वो कौन सा स्थान पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और थोड़ा सा एक बात मैं करना चाहता हूँ, देखिए, ऐसे तो मैं अगर कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड करूँ तो जब तक मैं रात में रिकॉर्ड नहीं करूँ 12 बजे के बाद, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि थोड़ा बहुत साउंड नहीं आएगा। तो मैं सड़क के किनारे रहता हूँ, तो थोड़ा सा साउंड को आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए, मेंस जो हॉकी टीम है ना, ये फोर्थ स्थान पे है। किस स्थान पे है? मेंस हॉकी टीम जो है फोर्थ स्थान पे आता है, इसको याद रखिएगा। ओके, नंबर 1 पे आपको ऑस्ट्रेलियन टीम देखने को मिलती है, तो ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम जो है टॉप पे है। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए देखते हैं, जो टॉप देखने को मिलता है, जो डी आंसर हो चुका है, जो टॉप पोजीशन है ऑस्ट्रेलिया का है। FIH मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हेडक्वार्टर इसका लुधियाना स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, वहीं पे जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुधियाना स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट कौन है अभी FIH का? नरेंद्र बत्रा। इंडियन वुमेन्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। इंडियन हॉकी टीम अभी वर्तमान में देखिएगा आजकल, तो यहाँ पे 9वीं पोजीशन पे इंडियन हॉकी वुमेन्स हॉकी टीम है ना, और टॉप पे नीदरलैंड है। क्या है? टॉप पे नीदरलैंड है। तो कुछ आइडिया रख सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है सब करंट अफेयर में। ओके, चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, आंसर हो गया आपका फोर्थ। ओके, चलिए, हॉकी के बारे में थोड़ा सा याद आता है, आपका झारखंड के पर्सपेक्टिव में बताता हूँ। हॉकी के बारे में आप लोगों को तो आइडिया होगा, जो मेजर जो आप लोग देखते होंगे, हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर जो ध्यानचंद थे वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। झारखंड में एक प्लेयर हैं जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। क्या है? जयपाल सिंह मुंडा है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत के लाए थे ना, तो उसमें कैप्टन थे, बतौर प्लेयर नहीं थे। जयपाल सिंह मुंडा जो थे उस टीम में कैप्टन थे 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, तो वहाँ पे गोल्ड मेडल जिताए थे। ओके, तो इनके बारे में झारखंड की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। इनको आप लोग मारंग गोमके के नाम से जानते हैं, जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है।
और जो ओलचिकी के आविष्कारक हैं जो क्या नाम है उनका, रघुनाथ मुर्मू, उनको आपको गुरु गोमके के नाम से जानते हैं। चलिए सारा चीज़ हो गया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है इस वर्ष। क्यों बन रहा है मैं बताऊंगा। 2022 का जो नो टोबैको डे है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, उसका थीम क्या है? लीव द टोबैको, टोबैको को छोड़ो, टोबैको इज किलर, टोबैको जानलेवा है, प्रोटेक्ट योर हेल्थ, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। क्या बोला जा रहा है? देखिए ये जो आंसर है इसका है या टोबैको, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट है। क्या है जो इसका थीम देखने को मिलेगा वह है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, आप अगर जो है से हेल्थ आपका खराब रहेगा तो इन्वायरमेंट में धुआं तो निकलेगा ही, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए पहले। ओके, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे आप लोग का मनाते हैं 31 मई को मनाते हैं। ओके, आपको आइडिया होगा 1988 से मनाते आ रहे हैं ना, WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किए थे आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। और हेल्थ जो होता है एक स्टेट लिस्ट में आता है, 7वां शेड्यूल में जो हेल्थ है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बन रहा है कि झारखंड को जो है ना 2022 के लिए WHO के द्वारा चुना गया वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के लिए। जो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड है 2022 में WHO के द्वारा, वह किसको दिया जाएगा? वह झारखंड को ही दिया जाएगा। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसीलिए जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो थीम इसका याद रखिएगा, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट आपका थीम है 2022 के लिए। ओके, चलिए टेड्रोस अधानोम गैब्रियल जो है अभी इसके आप लोग देखने को मिलते हैं, जो इसको अभी डायरेक्टर हैं, ठीक है, WHO के। नेक्स्ट चलता है ऑप्शन नंबर, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सारा डेटा को देख लीजिएगा। सूर्य किरण बायलैटरल एक्सरसाइज। आज कुछ कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। इंडिया के साथ कुछ कुछ जो कंट्री हैं बायलैटरल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो कौन कौन सा जैसे एक्सरसाइज आपको बताना है। सूर्य किरण जैसे किसके साथ आप लोग करते हैं एक्सरसाइज? इंडिया और किसके बीच में है? श्रीलंका, ब्रिटेन, नेपाल, चाइना, किसके साथ? देखिए सूर्य किरण जो है आप लोग करते हैं नेपाल के साथ। क्या करते हैं? नेपाल के साथ जो है आपको सूर्य किरण आप लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, चलिए भारत और नेपाल के बीच एक बॉर्डर है, जो नदी है वह काली रिवर है ना, तो यह भारत और जो नेपाल के बीच बॉर्डर का जो है से बॉर्डर निर्धारण करती है काली रिवर। ओके, इसका एक और नाम है शायद, अभी मुझे माइंड पर मेरा नहीं आ रहा है ना। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और ये नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल भी है, इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, पशुपतिनाथ शिव भगवान के लिए है। और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2 क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर तो सी हो गया, नेपाल सूर्य किरण करते हैं। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे किसके के साथ किया जाता है। आप लोग हैंड इन हैंड चाइना के साथ करते हैं। हैंड इन मतलब हाथ, आप लोग हाथापाई होते रहता है चाइना के साथ, याद सकते हैं कि हैंड इन हैंड जो है चाइना के साथ करते हैं। सिम्बैक्स आप लोग सिंगापुर के साथ करते हैं। ओके, अजय वारियर है आप लोग ब्रिटेन के साथ करते हैं। संप्रीति एक्सरसाइज आप लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज में 3 कंट्री है ना, मालाबार में देखने को मिलता है जापान है, USA है, ओके, इंडिया है, और कभी कभी ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन करने की बात किया जाता है। ओके, गरुड़ शक्ति आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया के बीच में है। और विजय प्रहार जो है आपको अमेरिका के साथ देखने को मिलता है। ओके, मालाबार में भी अमेरिका है ना। चलिए, अमेरिका कभी बोला जाता है तो समझ लीजिएगा यहाँ पे USA के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका तो ऐसे 2 कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो USA जो है नॉर्थ अमेरिका में आता है ना, तो USA जो है नॉर्थ अमेरिका में आता है, इसको आइडिया रख सकते हैं। आंसर हो गया, समझ गया, सी। नेपाल के साथ जो है आप लोग सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं। बाकी सारा एक्सरसाइज देख लीजिएगा, स्टैटिक पोर्शन में आपको काम आएगा ना, पूछते हैं ये सब क्वेश्चन। 21 देखा जाए, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। बोला जा रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वह किस पर डिपेंड नहीं करता है? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या फिर ह्यूमिडिटी। हिंदी पढ़ लीजिएगा, तापमान, दाब, घनत्व और आर्द्रता होता है क्रमशः। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए आपको आइडिया होगा, कुछ ना कुछ जैसे मीडियम चाहिए होता है, बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करेगा। तो यह प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर जिसको अफेक्ट पड़ता है, आपसे पूछेंगे कि अगर प्रेशर को दुगना कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड में क्या फर्क पड़ेगा? दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देते हैं। तो याद रखिएगा, जब प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है तो अनअफेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा? स्पीड ऑफ साउंड अनअफेक्टेड रहेगा। प्रेशर क्या होता है जी फिजिक्स वाले? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। असाइनमेंट लिखिए इसका प्रेशर का। तो प्रेशर का असाइनमेंट होता है, फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया। इसी को आप लोग पास्कल का नाम से जानते हैं। पीए लिखिएगा पास्कल के लिए, पी तो आप लोग प्रेशर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पीए से पास्कल होता है, एक साइंटिस्ट का नाम है। आंसर हो गया प्रेशर। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिएगा, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि जिधर पार्टिकल वगैरह मूव करता है, वेव और पार्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि लाइट का नहीं होता है। पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन जब 90 डिग्री होता है, इसीलिए लाइट जो होता है ट्रांसवर्स वेव है। स्पीड देख लीजिएगा एयर में जो है इसको ट्रेवल करने के लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी साउंड वगैरह ट्रेवल करेगा तो इसको ट्रेवल करने के लिए एयर जरूर चाहिए, कोई मीडियम जरूर चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है, या फिर एयर में मतलब आपका हो गया गैस हो गया, लिक्विड चाहिए या फिर सॉलिड चाहिए। ओके, स्टील वगैरह में देखिएगा ना, स्टील वगैरह में जो साउंड का स्पीड होता है सबसे ज़्यादा वगैरह होता है, इसका थोड़ा सा आइडिया रख लीजिएगा, ठीक है। तो स्पीड जो इन एयर है 344 मीटर पर सेकेंड वगैरह होता है। अब देखिए थोड़ा डेटा वगैरह थोड़ा सा आगे पीछे होगा, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे ना इसका स्पीड ऑफ साउंड जो होता है अलग हो जाता है। जैसे ही 0 डिग्री होगा, बताया ना कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। यह जो आपको मैं लिया हूँ 344, वो लगभग 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिया हूँ। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस आपको पता होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो उतना पर मैं लिया हूँ 344, बाकी नॉर्मल देखिएगा तो 332 वगैरह भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, वह 0 डिग्री पर लेता है। ओके, चलिए लाउडनेस ऑफ साउंड को आप लोग डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है, उसका जो यूनिट होता है डेसिबल होता है। प्रेशर जो होता है उसका असाइनमेंट देख लीजिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, जो कि पास्कल होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। ओके, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, हु इज द राइटर ऑफ द बुक हाउडी मोदी। एक बुक है हाउडी मोदी, तो इस बुक को किसने लिखे हैं, हाउडी मोदी कौन है, शैलेंद्र महतो, सरयू रॉय, जोबा मुर्मू या फिर तुहिन सिन्हा, कौन लिखे हैं। देखिए ये जो है से आप बुक लिखे हैं, जो हाउडी मोदी है वह शैलेंद्र महतो जी लिखे हैं। शैलेंद्र महतो जी का ये लिखा हुआ बुक है हाउडी मोदी। यह बहुत ही फेमस होता है हाउडी मोदी। अमेरिका में जब गए थे वहाँ पे हाउडी मोदी मतलब हाउ आर यू मोदी, ठीक है। तो हाउ आर यू का मतलब ही होता है हाउडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड भी याद रख सकते हैं, आपको पढ़ाया था शायद मैं कहीं पे, इसको शायद झारखंड करंट अफेयर में आपको पढ़ाया होगा हाउडी मतलब। तो शैलेंद्र महतो जी यह बुक को लिखे हैं हाउडी मोदी। सरयू राय वगैरह देखिएगा, यह भी एक बुक लिखे हैं, अभी बताऊंगा। जोबा मुर्मू वगैरह सबका बुक बताता हूँ एक, आइए देखिए। जो सरयू राय हैं ये लिखे हैं एक नाम कई आयाम, क्या है, एक नाम कई आयाम नाम का एक बुक लिखे हैं, ठीक है। आयाम मतलब पैमाना वगैरह होता है, ठीक है। चलिए वो एम्पलीट्यूड नहीं है आपका। उसके बाद जोबा मुर्मू ओलन बाहा नाम का बुक लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ओलन बाहा नाम का लिखे हैं, जिसको आप लोग हिंदी में अलंकार पुष्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाहा मतलब पुष्प होता है, बताया था ना बाहा फेस्टिवल, ठीक है, बाहा फेस्टिवल पढ़ाया था, तो बाहा मतलब पुष्प होता है। और तुहिन सिन्हा के द्वारा एक बुक लिखा हुआ है द एज ऑफ डिजायर, क्या है, द एज ऑफ डिजायर, तो इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ओके, सरयू राय थे ना उस समय देखिए खाद्य मंत्री थे झारखंड के, तो झारखंड के पूर्व खाद्य मंत्री हैं। अभी आपके खाद्य मंत्री कौन है, रामेश्वर ओरांव जी जो है अभी खाद्य मंत्री है, वो भी फाइनेंस से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके झारखंड के, ओके, वही अभी खाद्य मंत्री भी हैं, ठीक है। रामेश्वर ओरांव फाइनेंस मिनिस्टर और फूड मिनिस्टर भी आपको यही है, तो एफएम से याद रखिएगा, दोनों तो एफएम में हो गया, ठीक है। चलिए झारखंड का बजट जो है 2022-23 के लिए 1.01 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। आज मैं अचानक से इसको प्रोग्राम बना दिया कि आज मुझे जो है मैराथन क्लास शुरू करना है, तो आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन था। अब कल से देखने को मिलेगा तो आपको एप्रोप्रिएट 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रख के देखिए, 1-2 क्लास में हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, ओके, और सारा वही चीज़ डिस्कस करूंगा जो आपको एग्जाम के लिए लुक्रेटिव होगा। इसमें सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में आया होगा, जो भी पास्ट ईयर में, वो सब आपको इसमें इंक्लूड देखने को मिलेगा। ओके, तो पैसेंस रख के एंजॉय कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।